हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात करने वाले हैं आज कक्षा 11वीं के गणित के बारे में। और इसमें आज हम लोग देखेंगे समुच्चयों का पूरक। आप सभी को पता ही है, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक सब कुछ जो आप लोग पढ़ते हैं मुफ्त पढ़ाता है। इसमें आप जैसे अभी लेक्चर देख रहे हैं ये भी आपको मुफ्त है, इसके बाद जो देखेंगे वो भी मुफ्त है। कक्षा 6 से कोई भी स्टूडेंट अगर आपका दोस्त हो उसे भी बता सकते हैं, कक्षा 12 का भी कोई दोस्त हो उसे भी बता सकते हैं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये सभी भी पढ़ाया जाता है। इसके लिए आपको कहीं पर भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो आपकी किताब में है एक एक आपको पढ़ाई जाएगी और वो भी बिल्कुल मुफ्त पढ़ाई जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस लेक्चर को पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 2 लेक्चर, दो चैप्टर या 2 महीने पढ़ाने के बाद आपसे कोई बोले कि अब आपको ये प्लान खरीदना होगा या वो प्लान खरीदना होगा। सब कुछ फ्री है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। और आज की कहानी में हम डिस्कस करने वाले हैं समुच्चयों का पूरक। पूरक क्या होता है? अब यहाँ जैसे हम लोगों ने पिछले कुछ समय पहले देखा था कि एक सम्मिलन और सर्वरिष्ठ नाम की 2 चीजें आई थी। अंतर आया था जहां 2 समुच्चयों की आवश्यकता पड़ी थी, 2 समुच्चयों का सम्मिलन, 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, 2 समुच्चयों का अंतर। अब जरूरी नहीं है कि 2 भिन्न समुच्चय हो, वहां पर दोनों समुच्चय एक जैसे हो सकते थे। पूरक में भी 2 समुच्चयों की आवश्यकता होती है, लेकिन एक समुच्चय जो होता है वो सार्वत्रिक समुच्चय होता है। पूरक का मतलब कुछ नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। समुच्चयों का पूरक से हमारा तात्पर्य है सार्वत्रिक समुच्चय में से अगर आप किसी समुच्चय का पूरक निकालना चाहते हैं तो उस समुच्चय को हटा दिया जाए तो सार्वत्रिक समुच्चय के जो अवयव हैं वो बन जाते हैं समुच्चय ए का पूरक। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। उदाहरण ऐसा है कि मान लीजिए U नाम का एक समुच्चय है जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। अब ये U समुच्चय है, किसी समुच्चय के लिए ये सार्वत्रिक समुच्चय है ना? और मान लेते हैं एक समुच्चय A है जिसके अंदर 2 लिखा है, 3 लिखा है और 5 लिखा है। 1 से लेकर 5 तक आने वाली समस्त अभाज्य संख्या यहां पर समुच्चय A में लिखी हुई है। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि क्या हो अगर मैं U में से A को घटा दूं, क्या हो अगर मैं U में से A को घटा दूं? तो सर U में से A को घटाना मतलब वो समस्त अवयव जो U और A दोनों में है उनको घटाना, U में से उनको हटा देना। तो 2 था, इसको हटा दिया, 3 को हटा दिया, 5 को हटा दिया, तो बच गया 1 और 4। यही बचे ना, 1 और 4 बचे। यही 1 और 4 जो है इस समुच्चय का पूरक बन जाते हैं। मतलब ये U माइनस A जो है इसी को समुच्चय A का पूरक कहा जाता है। समुच्चय A का पूरक। और आप इसे इससे इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, A के ऊपर डैश लगा दिया, इसका मतलब है पूरक। वो सभी अवयव जो U में तो है किंतु A में नहीं है। अच्छा, U और A में संबंध क्या है कि U समुच्चय A का सार्वत्रिक समुच्चय है। अगर U समुच्चय A का सार्वत्रिक समुच्चय है तभी हम U में से A को घटाएंगे। अगर U समुच्चय A का सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है तो हम यहां पूरक नहीं निकाल सकते। हो सकता है ये U और A में ऐसा संबंध हो कि U से हम A नहीं बना सके। ऐसा एक छोटा सा अपन उदाहरण देखने की कोशिश करेंगे। पर जैसे मान लीजिए, इसको अपन वेन आरेख की मदद से कैसे समझते हैं पहले ये देख लीजिए। ये है पूरा का पूरा U। ये पूरा क्या है भाई साहब? U है। इस U के अंदर कहीं ना कहीं बैठा है A, है ना? ये U है, ये A है। अगर आप U में से A को घटा देंगे, जैसे ये A का गोला था, 1 बाय 1 अपन सारी बातें कर लेते हैं। U समुच्चय कैसा है? तो सर U समुच्चय हमारे सामने ऐसा है ना? ये पूरा का पूरा U समुच्चय, पूरा जो क्षेत्र है इस आयत का। U मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। किसका सार्वत्रिक? A का सार्वत्रिक। यहां नोट करके लिख लेना, U क्या है? A का सार्वत्रिक समुच्चय है। ऐसा कुछ। अच्छा, A क्या है? तो सर A ऐसा है, ये A था।
अब इस पूरे के पूरे आयत में से अगर ये गोले वाला क्षेत्र हटा देंगे तो क्या ये वाला क्षेत्र बचेगा? देखो वेन आरेख की मदद से कितनी आसानी से आप चीजों को समझ जाते हो, और ये बात सही भी है, आरेखों की मदद से हम चीजों को आसानी से समझते हैं, है ना। तो ये u था, बिल्कुल था, ये a था, तो ये है u माइनस a, जिसे आप a डैश भी कह सकते हैं, a का पूरक भी कह सकते हैं। यही चीज़ है, इतनी सी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब जैसे अच्छा मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि ऐसा अगर ऐसा हुआ कि u समुच्चय a का सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। अच्छा उसके पहले ये बात क्लियर है कि u और a, u में से a को घटाने पर पूरक मिलता है, तो हम परिभाषा भी लिख सकते हैं ऐसी कि यदि किसी समुच्चय u का a का सार्वत्रिक समुच्चय u है तो u में से a को हटाने पर या u के अवयवों में से a के अवयव को घटाने पर या u और a का अंतर लेने पर, समुच्चय का अंतर अपन ने पढ़ा है, हम a का सार्वत्रिक समुच्चय या a का पूरक समुच्चय ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इस परिभाषा को परिभाषा की भाषा में लिख लेते हैं। मान लीजिए u एक सार्वत्रिक समुच्चय है और a u का एक उप समुच्चय है। a u का उप समुच्चय है मतलब a कहां से बनाया गया? u से बनाया गया, है ना। तो a का पूरक समुच्चय u के उन अवयवों का समुच्चय है जो a के नहीं है। जो a का पूरक है वो किसका समुच्चय है? समुच्चय u के वो अवयव जो u में तो है किंतु a में नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से हम u के सापेक्ष a के पूरक को a डैश से निरूपित करते हैं और इसे इस तरह से लिखते हैं। मतलब a डैश की परिभाषा ऐसे लिखी जा सकती है कि अगर मैं लिख सकता हूं कि a डैश क्या होगा, तो मैं a डैश का एक समुच्चय बना सकता हूं कि इसके अंदर x नाम का एक अवयव है। समुच्चय निर्माण विधि के बारे में बात कर लेते हैं। ये x कहां से आया? तो ये x जो है सार्वत्रिक समुच्चय का अवयव तो है, साथ ही साथ यहां और लिखना, या मत लिखना ना, अथवा मत लिखना, और लिखना। और अथवा में बहुत अंतर है। और यहां पर ये x जो है वो a के अंदर नहीं है, सार्वत्रिक के अंदर तो है लेकिन a के अंदर नहीं है। फिर से वेन आरेख पर बात कर लेते हैं। ये a के अंदर नहीं है लेकिन सार्वत्रिक के अंदर पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो a का पूरक है। u माइनस a। तो इस तरह से हम a के पूरक को परिभाषित कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि शब्दों को चयन के समय हम थोड़े से एक्टिव रहेंगे। और या एवं, जब ये दोनों शब्द आते हैं तब हम, जैसे ये दो कंडीशन है ना, x जो है वो u का अवयव है और x a में नहीं है, ये दोनों एक साथ सही होनी चाहिए, तब हम और एवं के बारे में बात करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षा में आपको प्रश्न आते हैं, तो आपको मतलब कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें दो विकल्प है, आपको दोनों में से कोई एक हल करना होता है, तो वहां पर आपको ना और नहीं लिखा होता। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न लिखा है, प्रश्न लिखा ऐसे ऐसे, और यहां पर आपको और नहीं लिखा होता। अगर लिखा है तो वो गलत है। आपको इन दोनों में से एक करना है ना, तो यहां और की जगह आप अथवा शब्द लिखते हैं। आपको परीक्षा में अथवा वाले शब्द आते हैं ना, तो अथवा वाला अलग होता है, अथवा या फिर या, ये दोनों अलग है। इन दोनों का मतलब है या तो दोनों या दोनों में से कोई एक। खैर इस पर बात करेंगे हम, एक अध्याय भी है इस पे कक्षा 11वीं में, पर अभी अपन समुच्चय के बारे में बात कर रहे हैं। आइए सवालों की तरफ बढ़ते हैं और सवालों का सिलसिला देखते हैं। मान लीजिए u और a ऐसा ऐसा है तो a डैश ज्ञात कीजिए। u और a आपको दिया है तो आपको a डैश ज्ञात करना है। तो u दिया है, a दिया है, तो a डैश क्या होता है? u में से a को घटा दो, यही है ना। u में से a के अवयव हटा दो। अब चूंकि u a के अंदर स्थित है तो u में से a को हम सीधा सीधा घटा सकते हैं। 1 जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा, 7 जाएगा, 9 जाएगा। 1 गया, 3 गया, 5 गया, 7 गया, 9 गया। तो a डैश जो है वो u में से a को घटाने पर 2, 4, 6, 8 और 10 बचा। मैं u को सीधा सीधा ऐसा कह सकता था कि u 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और a जो है वो विषम संख्याओं का समुच्चय है। तो a डैश क्या होगा? a का पूरक क्या होगा? वो सम संख्याओं का समुच्चय होगा। इतनी बात तो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा मान लेते हैं दूसरा सवाल। यहीं पर मैं दूसरा सवाल बना के एक नई चीज आपको सिखा देता हूं। दूसरा सवाल ऐसा है कि u तो जैसा था वो वैसा है,
है ना। u तो वही 1 से लेकर 10 तक है, 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। और a जो है, अब मान लीजिए एक नया समुच्चय बनाता हूं b, जिसके अंदर सम संख्याएं हैं, मतलब b हमारा a डैश के बराबर है। तो b का डैश किसके बराबर होगा? b का डैश मतलब u में से b घटा दो। 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं उनमें से आप 2, 4, 6, 8, 10 घटा दो, तो यहां पर आपके सामने क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। घटा दो मतलब हटा दो ना, घटाने का मतलब है हटाना, ठीक है। 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा। मतलब अगर मैं इसका पूरक लेता हूं तो मुझे ये मिलता है ना। विषम संख्याओं हटाऊंगा, अगर विषम संख्याएं हटाऊंगा या विषम संख्याओं का पूरक सम संख्या होगा, सम संख्या का पूरक विषम संख्या होगी। मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर मैं इस पूरक का फिर से पूरक लूंगा तो मुझे ए समुच्चय मिल जाएगा। यहां बात यह नोट करने वाली है कि अगर मैं ए समुच्चय का पूरक लिया और इस पूरक का फिर से पूरक ले लिया तो हमें समुच्चय ए मिल जाएगा। सुनहरे अक्षरों में आप इसे लिख सकते हैं, ए समुच्चय का पूरक लेने पर, उसका फिर से पूरक लेने पर समुच्चय ए मिल जाएगा। ये आगे आने वाली है, लेकिन वहां पर एक साथ याद करने से अच्छा है सवालों के माध्यम से हम समझते चले। चलिए, मान लीजिए u एक विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है, कक्षा 11 की, और a समुच्चय है कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय। तो a डैश क्या होगा? तो यार ऐसा है कि u जो है, ये मान लीजिए कि ये u है, मतलब u हालांकि ऐसे बनाना होता है, अपन ने बना दिया u का मतलब 11 के विद्यार्थी, है ना, के सभी विद्यार्थी। ठीक है, और ये मान लेते हैं ए समुच्चय जिसके अंदर जो विद्यार्थी हैं वो लड़कियां हैं। तो यार ये वाला जगह कौन सी है? यही तो ए का पूरक है। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो कौन सा है? वो ए का पूरक है। ए का पूरक मतलब अगर कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों में से लड़कियों को हटा दिया जाए तो उनका जो पूरक है वो क्या बन जाते हैं? 11 के सभी लड़के। इमेजिन करो ऐसा हो जाए तो, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। यार कुछ छोटी छोटी बातें हैं ना जिनको हमें याद कर लेना चाहिए। यदि ए सार्वत्रिक समुच्चय u का एक उपसमुच्चय है ना, तो a का पूरक भी u का ही उपसमुच्चय होगा। मुद्दे की बात ऐसी है कि यार आपने u में से a के अवयव को हटाया, आपको a का पूरक मिला, पर वो जो a का पूरक है वो रहेगा तो u के अंदर ही ना, बना तो u से ही ना। क्या u के अलावा हमने दूसरा कुछ और यहां पर उपयोग किया? नहीं, ये u था, u मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, मान लीजिए ये a था। तो आपने u में से a को हटाने के बाद जो भी चीज यहां पर लिखी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब आपने u में से a को हटाया तो आपके सामने ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो सार्वत्रिक समुच्चय बनाया। ये मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो a का पूरक बना। अगर ये पूरा का पूरा क्षेत्र a का पूरक बनता है तब मैं क्या एक छोटी सी बात यहां पर लिख सकता हूं कि चूंकि ये a का पूरक है, a का पूरक भी तो u के अंदर है, a का पूरक भी u के अंदर है। इस चीज को वेन आरेख की मदद से आसानी से समझा जा सकता है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। वेन आरेख क्यों उपयोगी है इसका बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको आपके किसी दोस्त के बारे में मुझे बताना है कि एक सर है, लंबे लंबे से हैं, गोरे गोरे से बोल सकते हो, ठीक है, गणित पढ़ाते हैं, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखते हैं और हिंदी में पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ। तो कोई नहीं समझेगा। अगर आपने मेरा फोटो दिखा दिया तो समझ जाएंगे कि हाँ ये सर है। तो बेटर मतलब वही तरीका है कि अगर हम वेन आरेख का फोटो बना दें या जो भी समुच्चय है उसका फोटो बना के एनालाइज करें तो बहुत अच्छी बात है। इसका फायदा जब आता है जब 2 से ज्यादा 3 समुच्चय हो जाते हैं तब बड़ी समस्या होती है। उसके सवाल हैं आप लोगों को, लेकिन वेन आरेख की मदद से आप बहुत सारी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। इसको आप अभी देख भी चुके हैं। तो a और a का पूरक दोनों u के अंदर रहेंगे, इसीलिए a और a दोनों के दोनों u के उपसमुच्चय भी होंगे। डन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। मान लीजिए u जो है ऐसा है, b जो है ऐसा है और a आपको दिया है। आपको क्या क्या ज्ञात करना है पहले वो लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपको u दिया है, a दिया है, b दिया है। u दिया है 1 से लेकर 6 तक की संख्या, a दिया है 2 और 3, b दिया है 3 4 5। क्या क्या ज्ञात करना है हमें? सबसे पहले तो हमें a डैश ज्ञात करना है, कर दो। b डैश ज्ञात करना है, कर दो। a डैश b डैश का मतलब u में से a के अवयव हटा दो। a के अंदर 2 3 थे तो u के अंदर से अगर 2 3 चले जाएंगे तो बचेगा ऐसा कुछ 1 4 6। उसी तरह b के अंदर क्या बचा? अगर b के अंदर 3 4 5 थे तो उनको u में से हटा दिया तो 1 2 और 6 बचा। सीधी सीधी बात है। उसके बाद क्या होगा? आपसे पूछा गया है a डैश b डैश तो हुआ, a डैश b डैश का इंटरसेक्शन, मतलब a और b का जो पूरक है, इसे डैश पढ़ो तो अच्छा है, पूरक बोलने से ज्यादा समय लगेगा। a और b का जो डैश है, मतलब a और b का जो पूरक है, उन दोनों का सर्वनिष्ठ निकालना है। तो a का डैश b के डैश का सर्वनिष्ठ, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? सर्वनिष्ठ का मतलब वही है कि जो दोनों के अंदर है, 1 भी है और 6 भी है। तो जवाब में आपको मिला 1,6। हाँ जी, बात तो सही है। ठीक है, उसके बाद A यूनियन B। A यूनियन B मतलब A और B के अंदर क्या क्या कॉमन था? A यूनियन B मतलब हम इन दोनों से लेंगे ना, इन दोनों से नहीं लेंगे। A और B का यूनियन है, किसका? A और B का। इन दोनों को लिख दो। क्या क्या है दोनों के अंदर? 2 है, 3 है, 4 5 है। मतलब जो ऐसे ऐसे अवयव जो दोनों में से किसी एक के अंदर होना, यूनियन में उनको लिख देना होता है, सम्मिलन में उनको लिख देना होता है। इतना तो हो गया। फिर सिद्ध कीजिए कि A यूनियन B का डैश। ओ भाई, बड़ी समस्या हो गई ये तो। क्या सिद्ध करना है? कि A यूनियन B का डैश। अब A यूनियन B का डैश, सर इतनी खतरनाक चीज हमने देखी नहीं अभी तक। तो A यूनियन B का डैश लिखने से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ऐसा है कि A यूनियन B जो समुच्चय आपने बनाया उसका पूरक निकाल लो। उसका पूरक कैसे निकालेंगे? उसका पूरक U में से A यूनियन B को घटा दो। तो U में से या AU के अवयव में से A यूनियन B के अवयव अगर हटा दिए जाए तो 1 2 3 4 5 6 में से 2 3 4 5 हटा दोगे तो 1 और 6 बच जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ जी, बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कि A और B का जो डैश है वो A डैश इंटरसेक्शन B डैश के बराबर है। और ये होता है डी मॉर्गन का नियम। देखने वाले हैं अभी अपन, है ना, अभी देखने वाले डी मॉर्गन का नियम भी हम लोग देखने वाले, क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए यार, 1 बाय 1 सारे नियम पढ़ लेते हैं फिर। तो पहला है पूरक नियम। अब पूरक नियम क्या कहता है? मतलब कुछ नियम है पूरकों के, कुछ गुणधर्म है जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहला आता है पूरक नियम। पूरक नियम ऐसा है, या मतलब इन्हें नियम के नाम से याद रखो या मत रखो, लेकिन फोटो के माध्यम से याद रख लेना। ये U है और ये A है ना। मैं आपको U और A दोनों को मस्त कलर से कलर करके दिखा देता हूं, इसमें आपको कोई भी चिंता नहीं होगी। ये A है अपना, पूरा का पूरा A समुच्चय है। डिंग 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 डिंग, डन है। दूसरा, अगर अपन यहां पर बढ़ते हैं तो ये अपना U समुच्चय है ना। ये जो है वो समुच्चय है जो A के अंदर भी है, और मतलब U के अंदर तो है लेकिन ऐसा कुछ। अच्छा लगता है ना इसे कलर करना, बचपन में बहुत किया था, पर क्या करें। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक, चलो 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 आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। मेन मुद्दा तो सवाल है, बाकी सब तो ठीक है। तो भाई साहब ये तो है A समुच्चय, तो ये बन जाता है A का पूरक। U में जो A नहीं है वो A का पूरक है। अच्छा,
एक बात बताओ यार मुझे, ये पूरा पूरा ब्लैक ब्लैक कलर से ना, एक बात बताओ मुझे, अगर आप ए और ए का पूरक का यूनियन लेना चाहते हैं, मतलब वो सारी चीजें जो या तो ए में है या ए के पूरक में है, अगर आप ए और ए के पूरक का यूनियन लेना चाहते हैं, मतलब वो सारी वस्तुएं या वो सारा क्षेत्र यहां पर जो या तो ए में है या ए के पूरक में है, मतलब आप ऐसा समझिए कि कौन कौन सा क्षेत्र कलर है, ये भी कलर है और ये भी कलर है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो पूरा का पूरा यू बन जाएगा। यूनियन में ऐसा मान लो कि क्षेत्र को जोड़ना है बस, तो अगर हम क्षेत्र को जोड़ने की बात करें तो पूरा का पूरा यू बन जाएगा, मतलब यहां पर इसे यू लिखा जा सकता है। ए का पूरक और ए दोनों का सम्मिलन यू के बराबर होता है, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या कहती है? दूसरी बात यह कहती है कि आप इन दोनों का सर्वनिष्ठ लेकर देखिए, तो सर्वनिष्ठ लेने पर क्या पता चलेगा कि ए और ए का पूरक का सर्वनिष्ठ क्या होगा। तो यार ए और ए के पूरक का सर्वनिष्ठ निकालने से हमारा मतलब है वो सारे अवयव जो ए में भी है और ए के पूरक में भी है। आपको क्या ब्लैक और रेड जो क्षेत्र है, जो काला और सफेद क्षेत्र है, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं, काला इधर है, लाल इधर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ब्लैक और रेड क्षेत्र के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से यह बोल सकता हूं कि ए के अंदर जो अवयव है वो ए के पूरक में नहीं है और ए के पूरक के अंदर जो अवयव है वो ए में नहीं है, मतलब दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों का सर्वनिष्ठ तो रिक्त समुच्चय आना चाहिए। ये दो छोटे छोटे नियम है जिनको आप पूरक नियम कहते हो। आगे बढ़ा जाए, है ना, ये छोटे छोटे दो छोटे छोटे नियम है, याद रहेंगे उम्मीद करता हूं आप लोगों को। चलिए, उसके बाद डी मॉर्गन साहब ने दो नियम दिए थे, ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे या पढ़ोगे आप लोग कक्षा 12वीं में भौतिकी में। तो डी मॉर्गन साहब के नियम ऐसे थे कि ए और बी का आपने सम्मिलन लिया, हां जी, या फिर आपने ए और बी का सर्वनिष्ठ लिया। हमने कहा ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, सम्मिलन सर्वनिष्ठ तो हम बहुत पहले से लेते हुए आए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सम्मिलन सर्वनिष्ठ लेने के बाद आप पूरक ले लो। तो हमने कहा वो भी हमने एक सवाल में किया है कि ए का सम्मिलन लेके पूरक ले लिया, ए का सर्वनिष्ठ लेके पूरक ले लिया। उनने कहा कि इतना करने से बढ़िया है जब यहां सम्मिलन हो तो आप ए का पूरक ले लो, बी का पूरक ले लो और दोनों का सर्वनिष्ठ ले लो। दूसरा, अगर यहां सर्वनिष्ठ हो तो आप ए का पूरक ले लो, बी का पूरक ले लो और सर्वनिष्ठ सम्मिलन ले लो। मतलब जहां यूनियन है वहां इंटरसेक्शन कर दो, जहां इंटरसेक्शन है वहां यूनियन कर दो। और करना क्या है, दोनों का, अगर दोनों को, पहले देखो थोड़ी सी सीक्वेंस थोड़ी अलग है कि पहले आप ए और बी का यूनियन लेंगे, उसके बाद पूरक लेंगे, है ना। यहां पर पहले यूनियन लेंगे, पहले पूरक लेंगे, बाद में इंटरसेक्शन लेंगे। यहां पर आप पहले इंटरसेक्शन लेंगे, बाद में पूरक लेंगे। यहां पर पहले पूरक लेंगे, बाद में यूनियन लेंगे, दोनों चीजें बराबर है। ये छोटे छोटे दो नियम है डी मॉर्गन साहब के। चलिए, उसके बाद बात करते हैं द्विपूरक नियम, जो कि अपन देख चुके हैं। द्विपूरक नियम यह कहता है कि पूरक का भी पूरक ए के बराबर है। इतना सा नियम है बस। ये क्या बोलता है कि पूरक का भी पूरक ए के बराबर है। इससे ज्यादा कोई बोलना ही नहीं, ना समझना है ना सोल्व करना है। ए का पूरक लिया, पूरक का पूरक लिया, तो वो समुच्चय ए के बराबर ही हो जाता है। वैसे ही जैसे माइनस के बाद एक और माइनस लोगे तो प्लस हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि माइनस के बाद, जैसे मान लीजिए -5 और फिर -5 तो क्या हुआ, +5 हो गया ना। इससे इसको याद रख सकते हो। डन है। चलिए, उसके बाद रिक्त समुच्चय का पूरक यू समुच्चय बन जाता है ना। अगर आपके पास रिक्त समुच्चय है और इसका पूरक लोगे तो पूरा का पूरा यू समुच्चय आएगा, और अगर आप यू समुच्चय का पूरक लोगे तो रिक्त समुच्चय आ जाएगा। अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं। रिक्त समुच्चय का पूरक का मतलब है आप यू में से रिक्त समुच्चय को घटा दीजिए। यू में से रिक्त समुच्चय को घटाना मतलब यू में से कुछ भी नहीं घटाना, तो यू ऐसा कैसा बच जाएगा। यू का पूरक लेना मतलब आप u में से u को घटा दीजिए तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, रिक्त समुच्चय बचेगा। एक छोटी सी बात आपको यहां नोट बता देता हूं मैं, दो समुच्चयों को घटाना
तो आप एक समुच्चय में से दूसरे समुच्चय को घटाते हैं तो आपको एक समुच्चय मिलता है। आप एक समुच्चय में से दूसरे समुच्चय को घटाते हैं तो आपको एक समुच्चय मिलता है। इसीलिए u में से u को घटाने पर मैंने जीरो नहीं लिखा, जीरो को निरूपित करने वाला समुच्चय लिखा जिसका नाम है रिक्त समुच्चय। जीरो को मतलब जिसके अंदर कोई अवयव नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं u में से u को हटा दूंगा तो जीरो आ जाएगा, है ना, वो अलग जगह होता है, ये अलग जगह है। चलिए, वो संख्याओं में होता है, यहां पर आप समुच्चयों में बात कर रहे हैं। तो यार कक्षा 6 से 12वीं आपकी पूरी की पूरी ऑनलाइन शिक्षा मुफ्त कराई जा रही है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के माध्यम से। आप इसको पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।